हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी जैसे मान लो हमारे पास कोई रिएक्टेंट ए है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और बी पहले ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर बी ए में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसको लिखें हम आर एफ, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और बी से ए में कन्वर्ट होने का रेट क्या है, आर बी। ठीक है, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी ए से बी में कन्वर्ट होने का रेट और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी बी से ए में कन्वर्ट होने का रेट अगर दोनों बराबर है, उसको क्या बोलते हैं कि रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम है वहाँ पे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी आर एफ इक्वल टू आर बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। किसी भी रिएक्शन पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, पहले उसका डेरिवेशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे कुछ। ठीक है, देखते हैं आगे। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि किसी भी रिएक्शन पे कैसे अप्लाई करेंगे। पहले उसका फार्मूले को डिराइव करेंगे, उसके बाद एग्जांपल से करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन लिखी हुई है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल बी। इसका मतलब होता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। ठीक है, यानी रिएक्शन दो डायरेक्शन में हो रही है। ऊपर का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन, नीचे का मतलब है बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए रेट क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, अगर हम इसको मान लीजिए रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तब क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी दोनों को रेट हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर एफ एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे आर एफ बराबर और आर बी, इसको यहाँ पे रख देंगे। तो आर एफ बराबर कितना है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंटू ए टू द पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी इक्वल टू आर बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी। ठीक है, अब इसको इधर लाओ, आर एफ अपॉन आर बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C to the power C
कंसंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी, ये नीचे लाओ इसको नीचे, ए टू द पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। ये क्या है? एक कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं के इक्विलिब्रियम, यानी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, एक नया कांस्टेंट आ गया यहाँ से, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ से हमारा एक फार्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? के इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसमें क्या है देखो, जो यहाँ पे कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट है रिएक्टेंट का, वो पावर में चला जाएगा। देखो यहाँ पे सी है, ऊपर आ गया। ठीक है, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? पावर में चला जाएगा। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी रिएक्शन पे कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकालना है, किसी भी रिएक्शन का। देखते हैं, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है, एग्जांपल के लिए N2 + 3H2, और इससे बन रहा है अमोनिया 2NH3, और ये क्या है? गैस। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc। इसके लिए Kc क्या होगा? NH3, यहाँ पे देखो NH3, और इसका कोफिशिएंट क्या है? अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है, तो कोफिशिएंट ऊपर आ जाएगा पावर में। और N2 का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो इसका पावर 1 होगा। उसके बाद H2, इसका पावर होगा 3। ठीक है, ये हमारा Kc हो गया। अगला एग्जांपल, N2O4 गैस कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 में। इसका Kc क्या होगा? इसका Kc कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ N2O4, ये क्या हो गया? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का। ठीक है, आइए अगला एग्जांपल देखते हैं हम। 2 एग्जांपल हो गए हमारे। अगला एग्जांपल है KClO3, एग्जांपल नंबर 3, KClO3। ये क्या है? सॉलिड। इससे क्या बना? KCl सॉलिड प्लस 3/2 O2। ये O2 क्या है? गैस। ठीक है, O2 क्या है? गैस। अब हम इसका Kc लिखेंगे, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc कैसे लिखेंगे? देखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन में अगर हमारे पास क्या है? सॉलिड को क्या मान के चलते हैं? सॉलिड को 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। किसको लिखेंगे? केवल गैस को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कंसंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर, इसका कोफिशिएंट कितना है? 3/2। ठीक है, O2 का कोफिशिएंट कितना है? 3/2। और हम यहाँ पे ये सब नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं।
अगला एग्जांपल जैसे हमारे पास नंबर 4 CuSO4 डॉट 5H2O। ये क्या है? सॉलिड। इससे बन रहा है CuSO4 प्लस 5H2O। ये सॉलिड है, ये भी क्या है? सॉलिड। और ये क्या है? वेपर या गैस। वाटर क्या है? वेपर फेज में, ठीक है। तो फिर से हम इसको क्या लेंगे? इसको हम कांस्टेंट लेंगे सॉलिड को। तो इसका Kc क्या होगा? इसका Kc बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर H2O, और H2O का कोफिशिएंट क्या है? H2O का कोफिशिएंट है 5। 5 क्या होगा? पावर में चला जाएगा। 5 क्या होगा? पावर में चला जाएगा, तो इसका पावर होगा 5, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, किसी भी रिएक्शन में उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग ऐसे लिखते हैं। हमने अभी तक 4 एग्जाम्पल किया। अब देखते हैं इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का? जैसे हमारे पास रिएक्शन था Kc बराबर A टू द पावर A, B टू द पावर B, C टू द पावर C, D टू द पावर D, ठीक है। अब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। जैसे मान लो हमारे पास A है, A का इसका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस सब में क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर पावर A, मोल पर लीटर पावर B डिवाइड बाई मोल पर लीटर पावर C, मोल पर लीटर पावर D। अब देखो एक चीज यहाँ पे कॉमन है, मोल पर लीटर सब में सेम है, देखो ठीक है, दिख रहा है सब, मोल पर लीटर सब में सेम है, ठीक है। अब लेकिन पावर देखो अलग अलग है सब में। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसका पावर क्या है? दोनों को ऐड कर देंगे ऊपर वाले को, यहाँ पे होगा A प्लस बी, A प्लस बी और माइनस हो जाएगा, नीचे वाला अगर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा C प्लस माइनस C प्लस D। ये हो गया यूनिट, ये क्या हो गया? यूनिट इसका, ठीक है। यानी इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर पावर A प्लस बी माइनस C प्लस D। A प्लस बी माइनस C प्लस D, ये क्या हो गया? Kc का यूनिट, यूनिट ऑफ Kc। जैसे इसको हम आगे देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, उससे बन रहा है अमोनिया। इसका Kc क्या होगा? Kc बराबर, ये तो हमारा पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन लिखेंगे, N2। अब देखो ये सब क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का यूनिट तो सेम होता है, मोल पर लीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल
पर लीटर। और यहाँ पे पावर कितना है, ऊपर कितना है 2 है, नीचे कितना, दोनों को ऐड करने के यहाँ पे 1 होगा। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मोल पर लीटर, यहाँ पे पावर कितना है और यहाँ पे कितना है 4, 2 - 4, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और इसका पावर कितना हो जाएगा -2, यानी इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।